हेलो गाइज, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एजुकेशन 85। तो ये जो तटवर्ती राज्यों की सीरीज आपके सामने दिन प्रतिदिन हम ला रहे हैं, उसी संदर्भ में आज चौथा वीडियो आपके सामने लेकर प्रस्तुत हो रहे हैं। इसके पहले गुजरात के विषय में, महाराष्ट्र के विषय में और गोवा के विषय में आपको वीडियो दे चुके हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में उस वीडियो को देख सकते हैं। इस तरीके से आज हम अगला वीडियो आपके सामने लेकर प्रस्तुत होंगे कर्नाटक से संबंधित। कर्नाटक से बनने वाले चाहे स्टेट लेवल क्वेश्चन हो, चाहे इंडिया लेवल क्वेश्चन हो, चाहे यूपीएससी लेवल क्वेश्चन हो, चाहे सिविल टाइप के चाहे जो भी क्वेश्चन हो, यानी सब प्रकार के बनने वाले क्वेश्चनों का अध्ययन इस वीडियो के माध्यम से हम कर पाएंगे। तो कक्षा को स्टार्ट करने से पहले यदि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लें और इस परिवार का हिस्सा बन जाइए। तो ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए कक्षा को प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कर्नाटक। कर्नाटक वास्तव में किस दृश्य सबसे महत्वपूर्ण है। तो कर्नाटक के विषय में जानने समझने से पहले चलिए थोड़ा इस मैप पर नजर डालते हैं। तो मैप ध्यान रखिए, जैसे आप मैप की दृश्य देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे ये भारत, ये गुजरात वाला क्षेत्र है, ये गुजरात वाला क्षेत्र है। इसके नीचे गुजरात है, फिर महाराष्ट्र है, फिर गोवा है, फिर आपका है कर्नाटक। ये राज्यों का क्रम है। अगर पूछेगा उत्तर से दक्षिण राज्यों का क्रम के संदर्भ में, ये अगर गुजरात से लेकर क्रम बनाएगा, पश्चिमी घाट के 4 राज्यों का एक क्रम है, 4 राज्यों का एक क्रम है पर उत्तर से दक्षिण। तो इसी के विषय में अध्ययन करना है। एक कर्नाटक का पूरा एक मैप है। अभी इसके विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बताते हैं। तो टाइम वेस्ट न करते शुरू करते हैं। तो कर्नाटक सबसे पहले जाना कर्नाटक की स्थापना। कर्नाटक का स्थापना कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को कर्नाटक की स्थापना हुई। कर्नाटक की स्थापना के पहले बहुत सारे स्ट्रगल हुए, उन्हीं स्ट्रगलों के विषय में थोड़ा जानेंगे। तो इसके पहले कर्नाटक स्थापना के बाद जान लेते हैं कर्नाटक की साक्षरता दर कितनी है। कर्नाटक की साक्षरता दर तो कितनी है आप जानना चाहिए, 93.91 93.91% साक्षरता दर है, यानी काफी ठीक ठाक है। अगर लिंगानुपात पूछेगा 968 पे प्रति 1000, 968 पे प्रति 1000, यानी 32 लोगों को बिना शादीशुदा जिंदगी बिताना पड़ेगा, यहाँ पर पड़ता है। अगर पूछेगा कर्नाटक में भौगोलिक दृष्टि पूछेगा तो कुल कितने जिले हैं, तो कर्नाटक में कुल 30 जिले हैं। कितने जिले हैं? 30 जिले हैं। अगर पूछे कर्नाटक में विधानसभा की कितनी सीटें हैं, 224 सीटें हैं। कितनी? 224 सीटें हैं। तथा कर्नाटक का राजकीय अगर पशु पूछेगा तो क्या है? हाथी। और राजकीय पक्षी पूछेगा तो क्या है? रोलर। और राजकीय पुष्प क्या पूछेगा तो कमल। और राष्ट्रीय अगर पेड़ पूछ ले तो आप क्या बताएंगे? चंदन। ये सब विशेषताएं आपको जानना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद कर्नाटक में अगर लोकसभा की कुल कितनी सीटें है? 28। जबकि कर्नाटक में अगर पूछेगा कर्नाटक की भाषा क्या है? कन्नड़ है। कन्नड़ किस लिपि से आई है? ब्राह्मी लिपि से आई है। किस लिपि से आई है? ब्राह्मी लिपि से आई है। ध्यान रखिए, कन्नड़ है, तुलु है, हिंदी है, बंगाली है और कौन सी भाषा है? महभाषा है। ये इसकी यहाँ की लोकलिटी भाषा है, यानी ये भाषा कर्नाटक क्षेत्र से संबंधित है। इसके बाद आगे देखते हैं कर्नाटक के विषय में और अन्य रोचक जानकारी आपको बताएंगे। तो कर्नाटक में अगर पूछेगा, आपने देखा राज्यसभा, विधानसभा, और कर्नाटक पूछेगा लोकसभा की कुल या राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं, तो कर्नाटक में राज्यसभा की कुल 12 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 12 सीटें हैं। तो कर्नाटक के थोड़ा हिस्ट्री के विषय में आपको लेकर चलने का प्रयास करते हैं। कर्नाटक के शासन के संदर्भ में जैसे यहाँ पर नंद वंश लिखा है, सातवाहन वंश लिखा है, फिर बहमनी लिखे हैं, फिर वाडियार वंश लिखे हैं, फिर अंग्रेज लिखे हैं। इस तरीके से हम देखेंगे। तो कर्नाटक के शासन के संदर्भ में पहले यहाँ पर नंद, सबसे पहले यहाँ पर नंद वंश का अधिकार था। नंद वंश यानी महापदम नंद, नंद वंश का अधिकार था। तो नंद वंश कौन था? नंद वंश की नींव कौन डाला था? जो मौर्य वंश के बताए थे, मौर्य वंश के अंतिम शासक राजा बृहद्रथ थे, उन्हीं का मंत्री था पदम नंद, महापदम नंद। वही राजा बृहद्रथ की हत्या करता है और नंद वंश की नींव डालता है। नंद वंश की नींव डालता है, उसी के पहले कर्नाटक क्षेत्र पर उसी का अधिकार था। इसके बाद सातवाहन वंश, सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? तो सातवाहन वंश के संस्थापक क्या थे? सातकर्णी। क्या थे? सातकर्णी। इसके बाद अगर अगले आते बहमनी, बहमनी थे, एक विजयनगर था, एक बहमनी। दोनों में लेकर कर्नाटक क्षेत्र में जो रायचूर दोआब क्षेत्र है,
कर्नाटक में यहाँ पर रायचूर दोआब क्षेत्र है। यहाँ पर रायचूर जो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच का जो क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं, रायचूर दोआब कहते हैं। उसी को लेकर इन दोनों के विजयनगर बहमनी के बीच में हमेशा विवाद होता था। एक बहुत खतरनाक युद्ध हुआ था दोनों में, तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा के युद्ध के बाद दोनों का विवाद धीरे धीरे खत्म हो गया और धीरे धीरे बहमनी भी वहां पर समाप्त होता गया और विजयनगर भी समाप्त होते गए। तो जैसे ही बहमनी और विजयनगर का समापन हुआ, वैसे ही मैसूर क्षेत्र में, ये आप एरिया मैसूर का देखेंगे, ये मैसूर क्षेत्र में, पूरा कर्नाटक वाले मैसूर क्षेत्र में एक नए वंश का उदय होता है। क्या नाम है उसका, वाडेयार वंश। तो वाडेयार वंश के जो उस समय मेन इस वंश के प्रतिष्ठापक थे उस समय चिक्का कृष्णराज थे। चिक्का कृष्णराज की सेना में शासन में दो सेनापति मुख्य प्रमुख थे, जिस एक का नाम था कृष्णराज, एक का नाम था नंदराव, एक का नाम था देवराज। एक नंदराज एक देवराज। नंदराज की सेना में हैदर अली प्रवेश करता है। थोड़ी कहानी सुन लीजिए। हैदर अली प्रवेश करता है सिपाही के तौर पर। बाद में उसमें शासन का मुख्य डोर अपने हाथ में ले लेता है। यानी वो लगभग 1760 के आसपास में इसके चिक्का कृष्णराज की या नंदराज की हत्या कर देता है। कौन, हैदर अली, और पूरे शासन को अपने धुरी पर ले लेता है। तो इस तरीके से पूरा कर्नाटक क्षेत्र में अपना अधिकार कौन जमा लेता है, हैदर अली। हैदर अली मैसूर क्षेत्र में पूरा अपना अधिकार जमा लेता है। तो अंग्रेज इसके इस अधिकार क्षेत्र को देखकर काफी दुखी थे। भारत में ब्रिटिश कंपनी धीरे धीरे प्रवेश कर चुकी थी, तो काफी दुखी थे। उसी के संदर्भ में अंग्रेजों और क्या नाम है, हैदर अली के बीच में कर्नाटक क्षेत्र में 4 युद्ध होते हैं, जिसे आंग्ल मैसूर युद्ध कहा गया। कौन सा युद्ध कहा गया, आंग्ल मैसूर। पहला युद्ध हुआ था 1767 से 1769 तक, दूसरा 1780 से 1784 तक, तीसरा युद्ध 1790 से 1792 तक, और चौथा युद्ध हुआ था 1792 से 1799 में। पहले युद्ध में हैदर अली की विजय होती है। दूसरे युद्ध में हैदर अली की विजय कार्ड था, वहां पर मराठा भी इनका साथ दिए थे और प्लस निजाम भी साथ दिए थे, इसलिए विजय। दूसरे युद्ध में हैदर अली इन दोनों के साथ छोड़ दिया और लास्ट में इनको पराजित होने पर दूसरे युद्ध में हैदर अली मारा गया। तीसरे युद्ध में आते हैं टीपू सुल्तान। कौन आते हैं, टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान भी अंग्रेजों से युद्ध होता है, जिसमें बराबरी पे होता है, लेकिन टीपू सुल्तान बहुत प्रतापी शासक था। इसके बाद चौथे युद्ध में टीपू सुल्तान भी मारा जाता है। इसके लिए हिस्ट्री में और अधिक जानकारी हम देंगे, बस यहाँ पर इतना ही आपको दे सकते हैं, क्योंकि वीडियो को ज्यादा यहाँ पर पूरे बताने का प्रयास करके वीडियो लेंदी हो जाएगा। तो इसलिए कोशिश करिए कि इसको हिस्ट्री में अत्यधिक जानकारी इसके बारे में देंगे। तो कर्नाटक क्षेत्र में कौन था, मैसूर। इसके बाद कर्नाटक इसके अधिकार क्षेत्र में आ गया, अंग्रेजों का अधिकार क्षेत्र में आ गया। अब अंग्रेजों का अधिकार क्षेत्र में आ गया। बाद में कब भारत स्वतंत्र होता है, इसके बाद 1 नवंबर 1956 को इसको भारत के राज्य का दर्जा मिल जाता है, भारत के राज्य का दर्जा। इसके बाद अन्य जानकारी के संदर्भ में आपको और बताना चाहेंगे तो लव ऐश खाने। तो कर्नाटक जान लीजिए, कर्नाटक में लव ऐश की खाने। कर्नाटक के में लव ऐश की खानों को जानने से पहले थोड़ा सा आप इसकी पृष्ठभूमि के विषय में और बता देना चाहते हैं। तो कर्नाटक का जो एरिया है, अगर पूछेगा कर्नाटक के पश्चिमी छोर, यहाँ पर अरब सागर वाला क्षेत्र है, यानी ये क्षेत्र अरब सागर वाला है। तो अरब सागर की वजह से इस क्षेत्र में अच्छी खासी बरसात होती है। जो बाबा बुदन की श्रेणी है, यहाँ के क्षेत्र में, यानी इस वाले क्षेत्र में अच्छी खासी बरसात होती है। अच्छी खासी बरसात होने की वजह से यहाँ के जलवायु बहुत ठीक ठाक होती है। लेकिन कर्नाटक के दूसरे छोर पर, यानी इस कर्नाटक के यानी उस पूर्वी भाग में, कर्नाटक के पूर्वी भाग में जो है दक्कन का पठार है। कौन सा, दक्कन का पठार है, जो कि वृक्ष छाया प्रदेश से बाधित है। या आपको एक अन्य जानकारी के लिए रोचक बता देना चाहते हैं कि जो वृक्ष छाया प्रदेश होता है, वृक्ष छाया प्रदेश में यानी कृषि की दृष्टि से कम उपजाऊ होता है, लेकिन खनिजों की दृष्टि से बहुत अच्छा माना जाता है। इस वजह से कर्नाटक क्षेत्र में कुछ खाने पाई जाती हैं जो लौह अयस्क की खाने हैं, या हीरे की खाने हैं, या अन्य महत्वपूर्ण धातुओं की खाने हैं। तो कुछ खाने लौह अयस्क, कौन को लौह अयस्क पाए जाते हैं कर्नाटक में। तो मैग्नेटाइट है, जो कि सबसे अच्छा लोहा माना जाता है, हेमेटाइट है, लिमोटाइट है, और सिरेराइट। ये अच्छे क्वालिटी के लोहे कहाँ पाए जाते हैं, कर्नाटक वाले क्षेत्र में। इसके बाद सोने की कुछ खाने प्रसिद्ध है।
सोना उत्पादन में कर्नाटक भारत राज्य में प्रथम है और पूरे धात्विक खनिजों के उत्पादन में कर्नाटक चौथे राज्यों में और राज्यों का क्रम में चौथे स्थान पर। ध्यान रखिए ये भी है। इसके बाद अगर पूछे सोने की खाने कौन कौन सी है, कोलार है, धारवाड़ है, इसके बाद हसन है और रायचूर है। ये 4 खाने ध्यान रखना सोने के लिए प्रसिद्ध है कर्नाटक क्षेत्रों में। इसके बाद देश का अगर पूछेगा 87%, लगभग 87.7% सोना अकेले ही कहां पर मिलता है, कर्नाटक क्षेत्र में। एक खान प्रसिद्ध है रायचूर खान प्रसिद्ध है किसके लिए, हीरे के लिए। ध्यान रखिए ये खाने आपको विशेष तरीके से जानना पड़ेगा क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसके बाद नदियों के विषय में जान लेते हैं। कर्नाटक में महत्वपूर्ण नदी कौन है, कावेरी नदी है। इसके बाद कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी पर श्री नागार्जुन बांध स्थित है, ध्यान रखिए कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। शरावती नदी जोग गरसोप्पा जलप्रपात है। इसके बाद मालप्रभा नदी और कौन सी है, तुंगभद्रा नदी। इन नदियों को आपको विशेषकर ध्यान रखने हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद कुछ पहाड़ियां प्रमुख है कर्नाटक क्षेत्र में, पहाड़ियों के विषय में बता देते हैं। कुद्रेमुख पहाड़ी को क्या कहते हैं, घोड़े का चेहरा कुद्रेमुख पहाड़ी, विषय ध्यान रखना है। इसके बाद आपका बाबा बुदन की पहाड़ी कहां पर, चिकमंगलुरु जिला में है, ध्यान रखिए। इसी पहाड़ी पर कर्नाटक का सर्वोच्च बिंदु मलयानगिरी स्थित है। इसके बाद कुमार पर्वत कौन सा फेमस है, कुमार पर्वत भी विशेष रूप से आपको याद रखना है। इसके बाद पुष्पगिरी पहाड़ी भी आपको याद रखना है, कुर्ग क्षेत्र में है। कर्नाटक के क्षेत्र में, कुर्ग क्षेत्र में। इसके बाद कोदाचंद्री पहाड़ी कहां पर, शिवोंग जिले में है। इसके बाद मधुगिरी पहाड़ी आपको याद रखना है और ब्रह्मगिरी पहाड़ी, मधुगिरी पहाड़ी रखना है और ब्रह्मगिरी पहाड़ी, इन सब पहाड़ियों को कर्नाटक क्षेत्र में याद रखना है। इसके लिए अगर आप नहीं हो तो नोट्स जरूर बनाइएगा क्योंकि हम पूरा सीरीज आपको चलाएंगे और हर राज्य के विषय में आपको पढ़ाएंगे। इसके बाद अगला आते हैं उद्यान एवं वन। तो कुछ उद्यान एवं वनों से क्वेश्चन बनता है। तो पहला उद्यान बांदीपुर जान लीजिए, कई बार क्वेश्चन हर परीक्षा बहुत सारे परीक्षा पूछा जा चुका है। कहां पर है, चमरा क्षेत्र में है और बांदीपुर ये बहुत कर्नाटक क्षेत्र में प्रसिद्ध है। इसके बाद नागरहोल उद्यान है। इसके बाद मुदुमलाई, बांदीपुर, नागरहोल, मुदुमलाई, ये 4 उद्यान आपको विशेष कर याद रखने हैं। कहां पर है, कर्नाटक क्षेत्र में। इसके बाद कुछ प्रमुख नृत्य है। नृत्य बहुत बार यक्षगान अभी पिछले सुपर टेट में पूछा, यूपी सुपर टेट में पूछा जा चुका है। नृत्य यक्षगान कहाँ का है, तो कर्नाटक का है। इसके बाद कुनीता है, करगा और लाम्बी, ये विशेषकर आपको याद रखने हैं। इसके बाद जोग जलप्रपात अभी बताए, जोग जलप्रपात किस नदी पर है, शरावती नदी पर। अभी बताए कहां पर, कर्नाटक राज्य में, विशेषकर ध्यान रखना है आपको। इसके बाद प्रमुख त्योहार विशेष त्योहार कौन से, लोहड़ी त्योहार कहां पर मनाया जाता है, बहुतों बार पूछा जा चुका है, तो कर्नाटक क्षेत्र में आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद अगर पूछेगा अन्य क्षेत्रों के विषय में आपको बता देना चाहते हैं। जैसे अगर पूछेगा सबसे लंबी नदी, हम्पी शहर में कौन सी नदी है, तुंगभद्रा नदी है। इसके बाद आते हैं अगला, हम्पी शहर कहां पर स्थित है, तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है और किस जिले में, बेल्लारी जिले में, ध्यान रखें। इसके बाद आते हैं अन्य जानकारी के संदर्भ में, इसके बारे में भी बता ही दिए हैं। वृक्षाभ प्रदेश बनता है, वृक्षाभ प्रदेश न पूछकर आपसे पूछेगा रेन शैडो, मतलब कर्नाटक क्षेत्र में, कर्नाटक के किस क्षेत्र में बनता है, तो कर्नाटक के पूर्वी क्षेत्र में रेन शैडो बनता है और कर्नाटक के पश्चिमी क्षेत्र में क्या बनता है, मतलब अधिक बरसात होती है, अच्छी खासी जलवायु मिलती है। आते हैं अन्य जानकारी के संदर्भ में आपको बता देते हैं। इसके बाद चलिए अगर पूछे कर्नाटक कुल कितने राज्यों से सीमा लगाता है, आपको याद होना चाहिए। ये गोवा है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना, गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना। इसके बाद क्या है, आंध्र प्रदेश के बाद क्या है, तमिलनाडु के बाद केरला। इतने राज्यों से सटा हुआ है कौन सा, कर्नाटक। ध्यान रखें कर्नाटक की राजधानी क्या है, बंगलुरु। वही बंगलुरु है जहां पर इसरो का मुख्यालय है, ध्यान रखिए, विशेषकर ध्यान रखना, इसरो का मुख्यालय कहां पर है, बंगलुरु में। बंगलुरु को क्या कहते हैं, ध्यान रखिए, बंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली कहते हैं, भारत का सिलिकॉन वैली मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिए। और इसके बाद भारत का बगीचा भी कहते हैं, भारत का सिलिकॉन वैली कहते हैं, भारत का बगीचा कहते हैं। और बंगलुरु कर्नाटक राज्य का सबसे बड़ा शहर भी है, क्या है, सबसे बड़ा शहर भी है, ध्यान रखिए। इसके बाद इसी को एक नाम और देते हैं, इसके उपनामों को विशेष याद रखना। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि कर्नाटक का इलेक्ट्रॉनिक शहर कौन सा है, तो बंगलुरु। कौन सा है,
बंगलुरु। ध्यान रखिए कर्नाटक के क्षेत्र में और अन्य जानकारी बताते हैं। कर्नाटक का एक जिला जो है मंगलुरु, कहां पर है? मंगलुरु एकदम अरब सागर की सीमा पर बसा हुआ है, इसी के पास में है। इसी के कर्नाटक के तट पर भारत के 13 बड़े बंदरगाहों में एक बंदरगाह स्थित है। क्या नाम उसका? न्यू मंगलोर। न्यू मंगलोर बंदरगाह कहां पर है? कर्नाटक क्षेत्र में। पूछेगा किस सागर के तट पर है? अरब सागर के तट पर स्थित है। आते हैं अन्य जानकारी के संदर्भ में आपको बताते हैं, ये मैसूर क्षेत्र है। अभी मैसूर क्षेत्र वाडियार वंश के विषय में बता दिए। संस्थापक सिक्का कृष्णराज थे। नंदराज देवराज की कहानी बता दी, हैदर अली से लेकर टीपू सुल्तान तक। इसके बाद आते हैं आंग्ल मैसूर बता दिए, 4 आंग्लो मैसूर इनके बीच में हुआ था। आगे देते हैं गुलबर्गा। गुलबर्गा कर्नाटक का सबसे बड़ा जिला है। गुलबर्गा अगर पूछे कर्नाटक का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? गुलबर्गा। आते हैं और अन्य जानकारी के संदर्भ में आपको बताते हैं, गुजरात के वर्तमान राज्यपाल जो कौन से हैं? क्या नाम उनका? वजुवाला। कौन कहते हैं? वजुवाला। तथा वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? सिद्धरामैया। कौन सा? सिद्धरामैया, ये वर्तमान मुख्यमंत्री है। अगर पूछेगा प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो आप याद रखना है के चेगला राय। के चेगला राय। और पूछेगा पहले सीएम कौन थे? क्या नाम है? जय चमराजा। जय चमराजा पहले सीएम थे। और पहले राज्यपाल कौन थे? के चेगला राय। ध्यान रखिए, इस तरीके से हम पूरा एक विशेष क्लास आपके सामने कर्नाटक को लेकर प्रस्तुत हुए थे। तो ज्यादा बड़ा न करते हुए वीडियो को इसी पर रोकते हैं। अगर वीडियो को न समझ में 2 बार देखिए और इसका नोट्स जरूर बनाइए, क्योंकि नोट्स नहीं बनाएंगे तो आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे, कितनी बार वीडियो देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। आपका दिन शुभ हो।